नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। रसिया यूक्रेन युद्ध की जो लपट है वो पूरे देश में फैली हुई है। अगर भारत की हम बात करें, क्योंकि हिंदुस्तान के करीब 20,000 स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां गए थे और धीरे धीरे उनका आना लगा हुआ है। और बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी वहां पे फंसे हुए हैं जिनके लाने की कवायद जो है की जा रही है भारत सरकार के द्वारा, और बहुत हद तक उसमें कामयाबी मिली है। खैर, ये सब तमाम चीज़ें चल ही रही हैं। आज युद्ध का 10वां दिन है। यूक्रेन और रसिया की अपनी ठसक है। इन सब के बीच पूर्वी चंपारण के लिए एक अच्छी खबर यह है कि यहाँ पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे स्टूडेंट जो है आए हैं, अभी भी वहाँ बहुत सारे फंसे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त जो है कल रात्रि को जो है यूक्रेन से अपने घर पहुंचे हैं ऋतिक राज, जो घोड़ा सहन के रहने वाले हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हैं और इनको लाने में जो है पवन जायसवाल जो स्थानीय विधायक है, इनकी अहम भूमिका रही है। तो सबसे पहले तो ऋतिक जी, आपका जो है बहुत बहुत आपको बधाई कि आप सकुशल वापस आ गए। और पवन जी, आपको भी बहुत शुक्रिया। आवाम की तरफ से एक असल जनप्रतिनिधि का जो काम होता है वो आपने किया। आपने इस संदर्भ में विधानसभा में भी जो है आवाज़ उठाई है। इन सब के बीच एक बहस छिड़ चुकी है यहाँ पे भारत के कॉन्टेस्ट में अगर बात करें तो, और नीतीश जी जो है उस संदर्भ में अपने बयान भी दिए हैं कि मेडिकल छात्र जो बाहर जा रहे हैं उनको यहाँ पे व्यवस्था कैसे किया जा सके, उस पर एक बड़ी बहस वो चाहते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पे इन दोनों से बात करते हैं। नीतीश जी जो बात कह रहे हैं, आप सत्ता पक्ष के एक अहम विधायक हैं और इस चंपारण के राजनीति में आपकी एक अलग पकड़ है। कैसे ये सब मुमकिन हो पाएगा? नीतीश जी जो चीज़ कह रहे हैं उसको किस तरह से अमली जामा पहनाया जा सकता है? नीतीश जी ने माननीय सदस्य हैं विधानसभा के डॉक्टर संजीव कुमार, जो विधानसभा के माननीय विधायक हैं, और उन्होंने इस प्रश्न को लाया था कि बिहार में जो मेडिकल कॉलेजेज हैं उनका जो फीस है वो अनियंत्रित है। जिसको जो मन आता है फीस ले लिया। प्राइवेट जो कॉलेज हैं वो अलग लेते हैं, सरकारी कॉलेज का अलग रेट है। तो माननीय विधायक जी ने ये कहा, प्रश्न किया कि पूरे राज्य में एक फीस निर्धारित होना चाहिए, न्यूनतम जो फीस होना चाहिए निर्धारित होना चाहिए, और सरकार को इस पर नियंत्रण करना चाहिए। तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी खड़ा होकर अपने विचार को रखे थे कि मुझे पता भी नहीं था कि यूक्रेन में इतने बच्चे हमारे देश के पढ़ते हैं। पहली बार मुझे पता चला कि यूक्रेन में इतने ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। तो अब चूंकि फीस का निर्धारण, ये परीक्षा भी होता है तो पूरे देश स्तर पर होता है, कोई बिहार का मेडिकल का एग्जाम अलग नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि फीस के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय बहस की जरूरत है। इसमें नेशनल स्तर पे इसमें संशोधन की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, और कॉलेज की संख्या बढ़े। तो बिहार सरकार ने बढ़ाने का काम ही किया, बढ़ाया है पहले की अपेक्षा। लेकिन इतने बच्चे बाहर थे और ये लौट रहे हैं, और इनको एडजस्ट करना या फिर भविष्य में इसको और मजबूत करना, सीट की संख्या बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, कॉलेज की संख्या को बढ़ाना, इसके लिए तो भारत सरकार स्तर से ही पहल शुरू होगा। जो राज्य गवर्नमेंट है, जिस राज्य का जो सरकार है, उसको बेहतर इस मामले में प्रयास करना पड़ेगा कि हमारे, और इत्तेफाक से केंद्र में आप ही की सरकार है, तो जाहिर सी बात है इस पर जो है एक बड़ी बहस जब छिड़ेगी तो जिम्मेदारी से आप क्या कुछ कर रहे हैं उस पर भी लोगों की नजर होगी। इस बीच हम आपको कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भारत की सरकार बैठी हुई है। पहले की अपेक्षा जो 40 साल के कांग्रेस के राजपाट में जो जितने कॉलेजेस थे उससे इस 8 साल में संख्या बढ़ा है, घटा नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई कॉलेज कुव्यवस्था के कारण बंद हो गया, लेकिन हमारे बच्चों में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, सभी मेडिकल इंजीनियरिंग के प्रति रुचि बढ़ा है। तो रुचि जब बढ़ गया, मान लीजिए पढ़ने वाले बच्चे बहुत थे लेकिन अब उनका मेडिकल के प्रति रुझान बढ़ गया, तो निश्चित रूप से अब हमको संख्या बढ़ाना पड़ेगा उसके हिसाब से, ताकि हमारे बच्चे अदर जगह नहीं जाए। संख्या बढ़ाना पड़ेगा। और क्या संख्या बढ़ाना इतना आसान है? मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में 88,000 मेडिकल MBBS की सीट्स अवेलेबल हैं और 1 लाख से ज़्यादा बच्चे यूक्रेन, रसिया, चीन और दूसरे आर्मेनिया ऐसे मुल्कों में जाकर के MBBS कर रहे हैं। तो अगर आप इस कॉन्टेस्ट से देखें तो सीधे डबल से भी ज़्यादा कॉलेज यहाँ पे खोलने पड़ेंगे। लेकिन सीधा हम सवाल करते हैं ऋतिक से। ऋतिक, आपको यूक्रेन क्यों जाना पड़ा? सबसे पहले बात कि
यहाँ की गवर्नमेंट प्राइवेट की फीस देखकर, क्योंकि एक मिडिल क्लास लोग 1 करोड़ प्लस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि हम लोग एग्ज़ाम देकर तुरंत यहाँ से निकल गए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 5 साल 6 साल तैयारी करते हैं नीट के लिए, 500 नंबर लाते हैं, उसके बावजूद भी नहीं हो पाती है। तो पेरेंट्स अच्छा आइडिया दिए, बोले बस पासिंग मार्क्स लाओ और लिख लो, कि वहाँ 5 साल में अगर MBBS कर लेंगे और यहाँ 5 साल तैयारी करेंगे, यहाँ जो 5 साल इधर इन्वेस्ट करेंगे उससे अच्छा वहाँ जाकर MBBS कर लेंगे, मेरा समय भी बचेगा और समय रहते सब चीज़ हो जाएगा। पवन जी, जैसा ऋतिक भी बता रहे हैं, एक जो है फ़ी भी एक अलग मसला है। यहाँ पे करीब 1.5 करोड़ रुपए, 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक लग जाते हैं लोगों को MBBS पास आउट करने में, और ऐसे मुल्कों में 20 लाख से लेकर के 50 लाख तक के अंडर में ये लोग MBBS कर लेते हैं। तो एक तो पढ़ाई भी वहाँ सस्ती है और दूसरा वहाँ पे सीट्स भी अवेलेबल हैं, तो फिर क्यों नहीं स्टूडेंट वहाँ जाएं? और सरकार को आपको लगता है कि जिस हिसाब से जो रेशियो है, जो मैंने बताया आपको, जितने सीट्स अवेलेबल हैं और जितने सीट्स चाहिए, उस हिसाब से सरकार काम कर रही है, आप लोग कर रहे हैं? देखिए, आप एक चीज़ समझ लीजिए, ये बढ़ता हुआ हिंदुस्तान है। जब आप 2005 के पहले जाएंगे तो प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग नहीं था गाँव में, हाई स्कूल का बिल्डिंग नहीं था, मिडिल स्कूल बिल्डिंग नहीं था। जो गांव के सबसे टूटे भवन होते थे ना, उससे पहचान होती थी कि ये प्राथमिक विद्यालय है, मध्य विद्यालय है, हाई स्कूल है। और आज गांव का जो सबसे ऊंचा बिल्डिंग है, 2 तल्ला 3 तल्ला जो बिल्डिंग है ना फ्लोर का, उससे पहचान हो रहा है कि ये सरकारी बिल्डिंग है, ये हाई स्कूल होगा, ये मिडिल स्कूल होगा। तो जब मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल के भवन के प्रति सरकार की रुचि हो सकती है, तो ये मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रति रुचि क्यों नहीं होगी? लेकिन मामला 2 तरह का है, एक तो सीट बढ़ाना, संख्या बढ़ाना, और फीस का लिमिटेशन भी करना। अधिकांश बच्चे फीस के चलते भी जा रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक गार्जियन के पास ये क्षमता नहीं है कि वो 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपया लगा सके। तो निश्चित रूप से भारत सरकार के संज्ञान में जब ये मामला गया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बयान भी उत्तर प्रदेश के मंच से आया था कि हिंदी भाषा में करेंगे और फीस को नियंत्रित करेंगे, तो निश्चित रूप से भारत सरकार इसको करने में सक्षम होगी और ये हमारे देश के लिए अच्छा चीज़ होगा। और ऐसा नहीं है कि बिहार राज्य गरीब है तो यहीं के बच्चे केवल वहाँ पढ़ते हैं। जो राज्य बहुत मजबूत है, जो देश अपने आप को मजबूत समझता है, उसके बच्चे भी यूक्रेन में जाके पढ़ रहे हैं, चाइना में पढ़ रहे हैं। 30 कंट्री के बच्चे, बताइए, बता रहा है 30 कंट्री के बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान पहला कंट्री है कि जहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। तो हम लोग को जो संसाधन को सुधार करना होगा, हम लोग करेंगे, ये करना चाहिए। ऐसा सोशल मीडिया में ऋतिक ये लोग जो है तरह तरह के मीम्स बना रहे हैं और तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट जो है जिनके अंदर काबिलियत नहीं है वही बाहर जा रहे हैं। क्या ये सही है? ये ऐसे बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ही बोल चुके हैं, बच्चे 500 नंबर लाने के बावजूद जा रहे हैं। क्यों? सीट्स में बेटर है। बहुत सारे बच्चे यहाँ इंडिया में भी है, सीट मिल जा रही है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। वहाँ अच्छे बच्चे हैं, मेरे साथी भी हैं जो 500 नंबर लाया, 600 नंबर लाया, 4 साल यहाँ इन्वेस्ट किए बस नीट के लिए, इंडियन नहीं हुआ, फिर बच्चे वहाँ गए। ये सीट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है बच्चे वहाँ जाते हो तो लगभग सब पढ़ते हुए, ऐसा नहीं है, गलत भी है। मतलब 90% तो नहीं बोल सकते, बट 50-50 है। कुछ जाते बच्चे वहाँ से निकलते भी, रिजल्ट भी आती है। हर MCI इस पर रिजल्ट आया, मेरे कॉलेज से 50+ बच्चे निकले हैं, मेरे दूसरे कॉलेज वहाँ से बच्चे निकले हैं। और बच्चे जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसा भी है, बट इतना भी नहीं है जो यहाँ के लोग बोलते हैं। इंडिया में रह के बच्चे कितने जट ला रहे हैं, ये भी तो देखिए कितने ला रहे हैं। यूक्रेन से जब आप MBBS पास आउट करते हैं तो भारत में आपको प्रैक्टिस करने के लिए MCI एग्ज़ाम लेती है, तो फिर वो आपको पास आउट करना पड़ता है। तो ये कितना टफ होता है, ये पूरा सफ़र थोड़ा सा आप ब्रीफ करके बताएंगे कि जो है कितना कैसे एक डॉक्टर जो है विदेश से पढ़ाई करके प्रैक्टिस में आता है? सबसे पहले एडमिशन लेना, वो मेन है। एडमिशन अगर मिल गई तो फिर एडमिशन मिलने के बाद वहाँ 5 साल तक जो भी पढ़ाई होता है, वहाँ का जो कॉलेज गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी लेती है। हर 3 साल पे क्रॉक होती है, क्रॉक एग्ज़ाम लेती है। प्लस स्टार्टिंग में अगर कोई क्लास हुआ, एग्ज़ाम मिस कर गए, उसके लिए आपको फीस भरना पड़ता है, मिस क्यों किए। प्लस जो क्लास में पढ़ाई होती है पर डे, उसके बाद आधे घंटे बाद उस चीज़ को पूछा जाता है। इवन उसने बावजूद उसमें बच्चे नहीं पास हो रहे हैं तो उसको टाइम दिया जाता है। टाइम करने के बाद उसमें बच्चे नहीं पास हुए तो फिर उनको एक्सपेक्ट कर दिया जाता है। इसी तरह हर 3 साल पे एक एग्ज़ाम होता है। प्लस वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है उसमें पहले बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। फिर हर एक बॉर्डर पे, जैसे बॉर्डर है, हम लोग क्लास बॉर्डर
लगेगी, मतलब थर्ड ईयर से लगेगी। वहाँ को लोकल लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है उस लैंग्वेज में, वहाँ लोकल लोगों से बात करना पड़ता है, पूछना पड़ता है, मतलब कुछ भी देख रहे हो, कुछ बीमारी है तो वहाँ लोकल में बात करना पड़ता है। फिर बहुत सारे सिस्टम वहाँ से गुजरना पड़ेगा, बात करने के बाद फिर एग्ज़ाम देनी पड़ती है, फिर प्रैक्टिस करना पड़ता है, फिर जब डिग्री मिलने के समय वहाँ पे मेन एग्ज़ाम होती है उसको क्लियर करना पड़ता है। और वो बच्चा एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया तो फिर 6 महीने बैक होते हैं, फिर उसके क्लियर करने के बाद फिर इंडिया के लिए देखते हैं नेक्स्ट, इस बार जो नया आई है उसके लिए। और उसमें टफ होती है, बट बच्चे जो लगातार पढ़ रहे हैं, सबसे सिंसियर है, वो तो निकाल ही लेते हैं। और जो बच्चे नहीं निकाले हुए हैं, कहीं ना कुछ कमी है जो नहीं निकाल पा रहे हैं, ये मेन है। जनरली कितने, चूंकि MCI का जो रिजल्ट है वो बताया जाता है कि 16 से 17% या अंडर 20% रहता है। इस बार 40% गया, ट्रेन के इस बार 39% MCI रिजल्ट गया। इस बार हर समय अच्छे हो रहे हैं क्योंकि बच्चे यहाँ से जा रहे हैं। इस बार गवर्नमेंट ये रूल लाई है, जो बच्चे इंडिया में उसको भी डिग्री के लिए लाइसेंस के लिए एग्जाम देना पड़ेगा, जो बच्चे बाहर है उसको तो देना ही पड़ेगा। तो फिर बच्चे बाहर क्यों नहीं जाएंगे? ये एक अच्छी बात हुई है पवन जी की MCI जो एग्ज़ाम्स ले रही है तो उसमें रिजल्ट्स का रेशियो अच्छा रह रहा है, तो बाहर से भी जो पढ़ के आ रहे हैं उनके लिए आसान हो रहा है। लेकिन आप जो दावे कर रहे हैं पवन जी, उस हकीकत में जो है बुनियादी स्तर पे वो नज़र नहीं आता है, क्योंकि मोतिहारी का एकमात्र आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज वर्षों से जो है पड़ा हुआ है, इसके लिए अभी तक उस स्तर पर कुछ दिखता नहीं है। यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले क्या पोजीशन था? मोतिहारी के इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले क्या पोजीशन था? कैसा था? एकदम लचर व्यवस्था हो गई थी। आज तो ठीक है ना, पहले के अपेक्षा। आयुर्वेद कॉलेज में क्या समस्या आ रही है? आयुर्वेद कॉलेज के बारे में डीपली हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं उसके बारे में कहीं हमारे सामने ना कोई संज्ञान मामला आया है, ना कोई बच्चे मिले हैं। लेकिन जो विषय को हम जानते हैं, हम गांव के प्राथमिक मध्य स्कूलों के विद्यालय के बारे में जानते हैं, हाई स्कूल के बारे में जानते हैं, 10+2 के बारे में जानते हैं। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद शिक्षक की व्यवस्था। तो शिक्षक का मामला तो यहाँ राज्य स्तर पर जाके कोर्ट में फंस जाता है, हाई कोर्ट में। कई वर्ष से मामला रुके हुए हैं कोर्ट के चलते। जैसे खुला, गवर्नमेंट ने प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में शिक्षकों को भेजना शुरू कर दिया। देखिए, गवर्नमेंट इस मामले में बहुत सिंसियर है, कैसे हम व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जादू की छड़ी नहीं है, हमारे पास जो संसाधन है उसी में हमको काम करना है। ये कोरोना पूरा 2.5 साल लेके डूबा, उसके पहले जो भी चीज़ था। देखिए, प्राइमरी एजुकेशन, जैसे मान लीजिए ना कि जो बच्चे 35 लाख खर्च करके आज जा रहे हैं, जब ये लौट के आते हैं वहाँ से, मेरे लिए 2 समस्या है। लौट के आते हैं तो ये बहुत खर्च करके आते हैं, ब्याज पर रुपया लेके, ज़मीन बेच के, गहना बेच के। बहुत गार्जियन अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, नौकरी करके भेजते हैं। जब ये लौट के आते हैं तो हमारे यहाँ जो मेडिकल डॉक्टर्स के जो सरकारी बहाली का जो वेतन है वो कम है। तो जब वो आते हैं तो सरकारी में जाना नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ विज्ञापन निकलता है, डॉक्टर सरकारी वाले में अप्लाई ही नहीं करते हैं कि नहीं भाई इसमें हम नहीं जाएंगे, इसमें 60,000 महीना, इसमें 30,000 महीना, इसमें 90,000 महीना। तो सरकार को इस मामले में, मेरा प्रश्न आया हुआ, ये बहस नहीं हुई है, कि सरकार को गवर्नमेंट स्तर का जो बहाली है उसमें डॉक्टरों का, इंजीनियर्स का फीस में वृद्धि करना पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे सीट खाली रहेंगे, तब तक हमारे एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं रह पाएंगे, खाली रहता है। हम डिप्टेशन से काम चलाते हैं, जो सीट है जितने डॉक्टर्स का वो खाली रह जाता है, भर्ती नहीं हो पा रहा है, बहाली नहीं हो पा रहा है उस पर। इसके अलावा प्राइवेट प्रैक्टिस भी एक अलग समस्या। बिल्कुल, प्राइवेट प्रैक्टिस इसलिए समस्या है कि जब हमारे लाख रुपया आमदनी की आवश्यकता है खर्च के हिसाब से, और हमको 30,000 रुपया जब मिल रहा है तो 70,000 रुपया हमको अर्न करना पड़ेगा। तो जब हम दे नहीं पा रहे हैं उतना महीना, तो सरकार के स्तर से हम लोग भी आंख बंद कर लेते हैं। चलिए भाई, कोई अगर अपने जो समय के अलावा अगर 2 पैसा कहीं से अर्न कर रहा है तो वो भी सेवा ही कर रहा है। तो ऐसे मामलों में हम लोग चुप रह जाते हैं। लेकिन वैसे मामलों में जस्टिफिकेशन नहीं हो पाता है पेशेंट्स के साथ, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं वो जो है अपने निजी नर्सिंग होम पे बुलाते हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा कोई डॉक्टर्स होंगे जो मानवता को नहीं देखते होंगे तो करते होंगे, उनके बारे में मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन डॉक्टर्स, हमारे यहाँ की आशा, हमारे यहाँ के नर्स, कंपाउंडर, चिकित्सक, जो भी चिकित्सा से जुड़े हुए कर्मी हैं, इन लोगों ने कोरोना के टाइम में जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगा। पवन जी, आप युवा वर्ग आपको खासा पसंद करते हैं, आपके क्षेत्र में जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। आप अपने स्तर से, क्योंकि समस्याएं भी आप बेबाकी के साथ जो है बता रहे हैं, आप अपने स्तर से इस तरह की जो मेडिकल के क्षेत्र में जो समस्याएं उभर कर आपके सामने आ रही हैं, उसके निराकरण के लिए प्रदेश स्तर पर या देश स्तर पर क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, पवन जायसवाल हो या कोई व्यक्ति हो, वो चाहता है कि हमारे क्षेत्र में कोई इंस्टीट्यूशन खुले, ठीक है ना।
हम जब से राजनीति में 10 में मैं जब विधायक था तो पटना में मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, लेकिन मैं जब 15 में 20 में विधायक बना तो हमारे इस बीच की अवधि में बेतिया में मेडिकल कॉलेज खुल गया। तो क्या वृद्धि नहीं हुआ? मोतिहारी में कब खुलेगा? जब बेतिया खुल गया, ये ज्वाइंट चंपारण था, तो इसके बाद तो मोतिहारी की बारी होगी, स्वाभाविक है। कुछ जो है ऐसा कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं? मोतिहारी में इंजीनियरिंग कॉलेज है, बेतिया में है क्या? बेतिया में नहीं ना है, पहले से नहीं था, पहले मोतिहारी में था। देखिए मोतिहारी बहुत चीज़ों में आगे है, ये चंपारण का पार्ट है, बेतिया हम लोग का पार्ट रहा है, अब हम बेतिया के पार्ट रहे हैं, इसमें लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। बेतिया में हो गया तो हम समझ रहे हैं कि मोतिहारी में है। इसलिए जब जिला लेवल पे गवर्नमेंट का संकल्प होगा कि हमको जिला स्तर पे कोई चीज़ खोलना है तो मोतिहारी में भी इस चीज़ को लाने का काम करेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय तो मोतिहारी में है, ये सौभाग्य तो 2000 पहले के सरकारों ने नहीं लाने का काम किया था, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी को मिला। दूसरे राज्य के बच्चे हमारे यहाँ के नामांकन करा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट बेहतर काम कर रही है। इसलिए मेडिकल कॉलेज केवल एक इशू नहीं है, इशू है कि हर क्षेत्र में हमारे राज्य में, हमारे जिले में इंस्टीट्यूशन हो जहां हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें, शिक्षित हो सकें, और वो जो बेरोजगारी का जो प्रकोप है उससे हमारा देश मुक्त हो जाए। एक दो आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है इंडियन गवर्नमेंट, जो कि आप तमाम सिचुएशंस को देख रहे हैं कि इंडिया में जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, और फिर विदेश में जाने पर क्या कुछ हो रहा है, या फिर अभी युद्ध हुआ तो जो है आप किस तरह से सफ़र किए, आप तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट को, आपकी नज़र में क्या कुछ करना चाहिए? सबसे पहले बात कि जो बच्चे अभी वहाँ फंसे हुए हैं, आई रिक्वेस्ट टू इंडियन गवर्नमेंट, सबसे पहले उनको किसी तरह निकाले, सिचुएशन बहुत गंदी होती आ रही है। और दूसरी बात कि सब चीज़ को गवर्नमेंट तक बात चली गई, आई होप गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उपाय निकालेगा। बट फर्स्ट प्रायोरिटी है जो बच्चे 5th और 6th ईयर के, उनको कुछ ना कुछ किया जाए। कल मेरे साथ बेतिया के बच्चे हैं, 5th ईयर में थे, वो परेशान थे, अब मेरा क्या होगा? लास्ट हम लोग बोले कि जो भी आप गवर्नमेंट ही कर सकती है, आई होप गवर्नमेंट करेगी भी, जो भी करना होगा जो अच्छे के लिए ही करेगी। बात जब चला गया, मैटर छिड़ गया, इतना बड़ा मैटर, बच्चे जान बचा के आ रहे हैं, गवर्नमेंट 110% थोड़ा टाइम लगेगा बट वो करके ही रहेगी, बिलीव है। मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार के लिए आप क्या चाहते हैं, किस तरह का होना चाहिए? सुधार के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, और लिमिटेशन में उस फी को रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे एक यूक्रेन में नहीं है, लाख+ बच्चे हर अनदर कंट्री में जा रहे हैं। क्यों? मेन फी मैटर कर रहा है, और फी 1+ ही जा रहा है, 1 करोड़ उस मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। और दूसरी बात की जो नया रूल आया है, जो बच्चे इंडिया में पढ़ रहे हैं उसको भी लाइसेंस के एग्ज़ाम देना होगा, जो बाहर पढ़ रहे हैं उसको भी देना कर रहा है। ये सोचकर बच्चे और बाहर जा रहे हैं, इस पर भी कुछ ना कुछ सोचना होगा। प्लस जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं जो है उसके लिए कॉलेज जब तक नहीं बढ़ेगा, अच्छे से नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, शिक्षा वगैरह। ये मेन नायक जी, आखिरी सवाल आपसे ये ले लेते हैं कि अभी तो यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हैं वो एक जो है बड़ा चैलेंज है उनको सुरक्षित वापस निकालना। आपका क्या देख रहे हैं कि जो है जो तमाम जो यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों में, शहरों में जो अभी भी फंसे हुए हैं भारतीय छात्र, आपको क्या लग रहा है सरकार किस लेवल पे काम कर रही है और कब तक वापस आ जाएंगे? भारत सरकार की क्षमता के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो इस सरकार के पार्ट हैं। इस बात को जो बच्चे आए हैं यूक्रेन से, ये ज़्यादा बेहतर बता रहे हैं कि हमारे देश के बच्चे केवल हिंदुस्तान का झंडा लगा के नहीं निकल रहे हैं, ये हिंदुस्तान का तिरंगा लगा के पाकिस्तान के बच्चे भी निकल रहे हैं। तुर्की के बच्चे, बता रहा था अभी ऋतिक कि तुर्की के बच्चे इन लोगों के साथ है। तो हिंदुस्तान ने पूरे विश्व में अपनी ताकत, अपनी क्षमता को इतना मजबूत किया है कि रसिया से भी बात करता है, यूक्रेन से भी बात करता है। और हमारे बच्चे कैसे सेफ निकले, इस पर रसिया के पुतिन जी को बयान देना पड़ता है कि हिंदुस्तान के बच्चों को निकालने की व्यवस्था की जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसलिए ये बच्चे घर वापसी हो जाए, यही हम लोग की शुभकामना है, ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत टाइम लग रहा है ना सर, क्योंकि बच्चे का वहाँ पे बज रहा है पटाखा, तो फिर जब इतना मजबूत हम हैं दोनों तरफ से, रशिया के मामले में भी, यूक्रेन के मामले में भी, तो फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? पता है कि कितने न्यूज चैनल पर हम लोगों ने देखा है कि रसिया के लोग कह रहे हैं, रसिया के विदेश मंत्री का बयान आया कि यूक्रेन के लोग जो है, चाहे वहाँ के लड़के, हिंदुस्तानी लड़कों को रोक दिए, नहीं जाने दे रहे हैं ताकि रसिया हमला को रोक दे। तो आखिर हिंदुस्तानी बच्चों में क्षमता है तब ना उसको रोक दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान के बच्चे रहेंगे तो हम पर हमला कम होगा, हमला रुकेगा। इसलिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पर और इस देश की सरकार पर, उन बच्चों को ही विश्वास है जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, और उनके अभिभावक को ही विश्वास है, और हमको आपको ही विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लाने में कहीं सहायक नहीं है। इस बच्चे को लाने में मेरी कोई भूमिका नहीं है।
मैं तो एमएलए, मैंने विधानसभा में प्रश्न कर दिया, लेकिन हमसे जागरूक इस देश के प्रधानमंत्री और इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अपने मंत्रियों को भेज के जो सीमावर्ती बॉर्डर्स हैं यूक्रेन के वहाँ लगा के, और ये जब किसी ढंग से बॉर्डर तक पहुंच गए तो वहां से लाने का ही काम नहीं हुआ। बिहार की सरकार ने पटना के एयरपोर्ट पर स्कॉर्पियो जिला प्रशासन का लगा के और 1 बजे रात में इन बच्चों को यहाँ पहुंचाने का काम किया है मोतिहारी में। और जैसे मुझे जानकारी मिली तो मैं आके इन बच्चों का स्वागत कर दिया कि इनको ये लगे कि हम लौटे हैं तो जनप्रतिनिधियों का ध्यान भी हम पर है, तो हमारे भविष्य की चिंता भी ये जनप्रतिनिधि और यहाँ की सरकार करेगी। शुभकामना इसके लिए नहीं है, स्वागत इसके लिए नहीं है कि आप सकुशल लौट गए, शुभकामना है, स्वागत है, लेकिन आपका भविष्य उज्जवल हो इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। ऐसा विश्वास हम लोगों ने बच्चों को दिलाने का काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि असल में जो चीज़ की ज़रूरत है वो करने की है, और उसके लिए देर से ही लेकिन दुरुस्त आय के तौर पे जो है सरकार की जो कोशिश है उसको देखा जा रहा है। नीतीश कुमार भी इस प्रदेश के जो मुखिया हैं वो भी इस मामले में पूरी तरह से शिद्दत से लगते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसका क्या रिजल्ट निकलता है, क्योंकि ये नेशनल का भी मामला है और बहुत चीज़ें करने की इसमें ज़रूरत है, तो ये कितना साकार होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि भारतीय वहाँ से निकल रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो भी वहाँ फंसे हुए हैं वो वापस आ जाएंगे।